तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। थोड़ा दोस्तों देख रहे होंगे कि आपको हम जूम करके देख रहे होंगे, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। मतलब जूम इन और जूम आउट तो पूरा ज़िंदगी का एक कहानी बना हुआ है। तो कल जैसा कि आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया गया था और आज होमवर्क दिया गया है, तो होमवर्क की बात कीजिएगा तो आज होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ आपको जो ग्रुप में जो सभी साथी जुड़े होंगे उन सभी को पता ही होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान का जो है, जहाँ तक इस 1 घंटा के वीडियो में होने वाला है, पूरा आपको भारतीय संविधान का विस्तृत अनुच्छेद के रूप में जो भी अनुच्छेद बनने वाला है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ से शुरुआत हुई, संविधान सभा कितने एक्ट आए, और उससे मतलब जो है अंतरिम सरकार में कौन सारे चीज़, मतलब इन सारे चीज़ों का जो है ना विस्तृत आपको जो है रिवीजन के रूप में इस क्लास को आप ले सकते हैं। तो मतलब एक तरह से आपको ये क्लास जो पूरा बूस्टर बनने वाला है संपूर्ण राज्य व्यवस्था का एक प्रकार से, जिसमें आज जो है आपको 2 बुक को कवर करने को देखने को मिलने वाला है। पहले बुक की बात कीजिएगा तो जो कि भारतीय संविधान में लूसेंट बुक हो जाएगा, और दूसरा जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है आपको महेश बनवाल का क्लास 12 जो कि 6 to 12 है 1 लैंड में, उस बुक से जो भी क्वेश्चन बनता है उन सारे क्वेश्चनों का रिवीजन जो है वो करवाया जाएगा। मतलब जो सभी साथी जिन सभी को ये सभी बात पता है उन सभी के लिए रिवीजन होने वाला है, और जिन सभी को नहीं पता है उन सभी के लिए बूस्टर डोज होने वाला है। तो जो हर दिन की भांति कल क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ साथी कमेंट भी कर रहे थे कि आवाज़ सही किया जाए, तो आज फिर से नया मैक मंगाया गया है और इसलिए हम थोड़ा आपको नज़दीक दिख रहे होंगे। तो बताइएगा कमेंट करके कि आवाज़ कैसा लग रहा है। उसके साथ साथ जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि भारतीय नौसेना को मिली पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हो जाएगी। तो इसका सही जवाब जो है ये आपको, इसका सही जवाब अनामिका भी राजीव हो जाएंगी। इसमें बहुत सारे साथी जवाब देते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम जो है हमारे द्वारा लिया जाता है। तो आज प्रथम स्थान पे आए हैं रवि रंजन कुमार जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सूरजपुर से आए हैं, और ये रेलवे स्टेशन इसमें जो है यह फिलहाल जो है रेलवे में काम भी कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी है जो कि पटना से आए हैं। तीसरे स्थान पर जो है सुबोध कुमार जी जो कि पचपैका से आए हैं। चौथे स्थान पे ये प्रवीण कुमार जी आए हैं जो कि तमिलनाडु से आए हैं, और 5वें स्थान पर जो है ये विनय भारती जी आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो आज जो है आप संडे है और संडे को स्पेशल जो है ना आपका संडे ना मेरा संडे, सिर्फ रिविजन का ही संडे होने वाला है। तो ऐसे तो होमवर्क के माध्यम से रोज़ क्लास चलता ही है, लेकिन आज जो है स्पेशल जो है आपको भारतीय संविधान का जो है वो पहले ही बता दिया गया था, उसी का रिविजन कराया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, महेश बाबू कोई दिक्कत नहीं ना, बताइएगा जो पलासी की लड़ाई कब हुई थी। ये 1723 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी, और किसके किसके बीच हुई थी ये? हाँ, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो अंग्रेजों की तरफ से जो है आपको नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, और इधर से जो थे भारत की तरफ से जो थे वहाँ बंगाल के नवाब हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा सिराजुद्दौला। इससे पहले काल कोठरी की घटना हुई थी, इसी के कारण जो है ना वो उसमें जो है, हाँ 1 साल पहले काल कोठरी की घटना हुई थी, उसके बाद जो है ये पलासी की लड़ाई हुई थी। बताइएगा बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में बक्सर की लड़ाई जो हुई थी। और बक्सर की लड़ाई जो हुई थी इसमें जो है ना किसके किसके बीच हुई थी? तो ये संयुक्त सेना और आपको अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसमें संयुक्त सेना में जो है आपको बंगाल के तरफ से कौन लड़ रहे थे? मीर कासिम। बंगाल की तरफ से कौन थे? मीर कासिम थे, और उसमें एक साइड से थे अवध के थे शुजाउद्दौला, और एक और थे आपको जो कि हो जाएंगे कहाँ के थे? ये मुगल बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है मुगल बादशाह हो जाएंगे। मतलब इसको इन तीनों को संयुक्त सेना कहा गया था, और अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे उसके सेनापति का नाम था हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो। कॉलिन मुनरो भी है जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। ये हेक्टर मुनरो न्यूजीलैंड की तरफ से है, ये आपको हेक्टर मुनरो हो जाएंगे। तो इन सभी के बीच हुआ था, और इसमें भी अंग्रेज क्या हुआ था? विजयी हो गया था। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की राजधानी जो है ना वो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन किया था? ठीक है, मुर्शीद कुली खां जो है, महेश बाबू मुर्शीद कुली खां कहाँ से कहाँ तक किया था? ये ढाका से मुर्शिदाबाद किया था, ठीक है ना। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन कर दिया था? ये मीर कासिम क्या कर दिया था? मुर्शिदाबाद से इसको मुंगेर कर दिया था। ये आपको जो है आपको बंगाल की राजधानी का क्रम हो जाएगा। अब बताएगा इसके बाद जो है ना भारतीय संविधान में इससे कुछ अस्तित्व बनता है, इसलिए इन सारी बातों को आपसे पूछ लिया गया था। बाकी इसी के बाद जो है ना आपको अंग्रेजी सेना का जो मतलब पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, तो बक्सर की लड़ाई को जो समाप्ति किया गया था उसके लिए कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद संधि ठीक उसके 1 साल के बाद हुई थी 1765 में। 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को। तो इलाहाबाद में 2 संधि हुई थी, एगो 12 अगस्त
65 और 16 अगस्त 1765, इन दोनों संधि हुई थी। और इसी के बाद जो है आपको जो बक्सर का युद्ध खत्म कर दिया गया था। और उसी के बाद कुछ दिन के बाद जो है बंगाल में प्रथम गवर्नर बने थे। वो बंगाल के पहले गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे बंगाल के पहले। बंगाल पूछ रहे हैं सर, वारेन हेस्टिंग कहाँ जाए? वो गवर्नर जनरल हो जाएंगे बंगाल के, ठीक है ना। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। और उसी के बाद जो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी को पहला रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था, और वह 1773 में आया था। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है आपको सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के पद को बढ़ा दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। आपको दिक्कत ना? चलिए आगे बताइएगा कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और 1774 में जो है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किया गया था। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है ना, वो किस चार्टर एक्ट के तहत मिला था? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इनको दिया गया था। भारत के प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। बात कीजिएगा चार्टर एक्ट का, तो चार्टर एक्ट जो है ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। और ये कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 में। 1784 में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपको आया था चार्टर अधिनियम। और चार्टर अधिनियम कितना बार आया था? 4 बार आया था। चार्टर अधिनियम कितना बार आया था? 4 बार आया था। सबसे पहली बार आया था 1793 में, 1793 में आया। उसके बाद ये जो ना ये हर 20 साल पर जो है एक एक बार करके आता गया, और 20 साल करके ये 4 बार आया। तो 1793 में 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 1813। फिर उसके बाद 20 साल जोड़िएगा तो 1833, और उसमें फिर 20 साल जोड़िएगा तो 1853। तो चार्टर अधिनियम कितना बार आया था? 4 बार आया था। और ये हर 20-20 साल पर आया था। और सबसे पहली बार कब आया था? 1793। मतलब जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आया आपको पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद आया था चार्टर एक्ट। सबसे लास्ट का चार्टर एक्ट आया था 1853 का चार्टर एक्ट आया था। और इसके बाद जो 1853 के चार्टर एक्ट को खत्म कर दिया गया, और उसके बाद सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, ठीक है ना। और इसी ब्रिटिश क्राउन के बाद जो है ना, उसके बाद चार्टर अधिनियम को, चार्टर एक्ट को खत्म करके उसको बदल दिया गया था, भारत शासन अधिनियम में बदल दिया गया था। और सबसे पहले बार भारत शासन अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1858 में, 1858 में आया था, ठीक है ना। और ये 1858 जो है भारत शासन अधिनियम आया था, उससे पहले ठीक 1 साल पहले हुआ था 1857 की महान क्रांति हुई थी। इसी को देखते हुए जो ब्रिटिश क्राउन था उसी के हाथ में शासन को दे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1774 में जो रेगुलेटिंग 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें सबसे पहली बार 1774 में जो कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा MP बने थे, ठीक है ना। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश भी बने थे, उनका नाम सुनिएगा, चैम्बर्स, लिमेटस्ट और हाइड। ये 3 को जो है क्या बने थे? अन्य मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, इसमें जो है ना 2 एक्ट के द्वारा जो है ना दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, और इसमें 2 बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसमें पहला हो जाएगा BOC जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि BOC और BOD की स्थापना की गई थी। वर्तमान में कलम में BOC बनते हैं जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रहते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हो जाएंगे वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस विभाग के लिए बनाया गया था? तो ये राजनीतिक विभाग के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? राजनीतिक विभाग के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था। और उसके बाद जो आपको व्यापारिक मामलों में जो कि व्यापार में देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गठन जो है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस एक्ट के तहत जो है BOC और BOD का गठन किया गया था? 1784 के एक्ट के तहत जो है BOC और BOD का गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। आगे बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? 1813, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के लिए इसमें बढ़ा दिया गया था। और कंपनी के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया था। और इसमें जो है ना सिर्फ जो है भारत के साथ, चीन के साथ, चाय के साथ व्यापार जो है ये 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब इसमें एक अधिकार को छीना गया था 1813 में। और बाकी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें संपूर्ण रूप से जो है उसको खत्म ही कर दिया गया था। मतलब 1833 में क्या कर दिया गया था? संपूर्ण रूप से इसको खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बंगाल के गवर्नर को
किस अधिनियम के तहत जो है ना भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो ये 1833 पहले सुन लीजिएगा, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसको भारत का गवर्नर, बंगाल से कन्वर्ट कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कहा जाने लगा था। और आपको ये बताए थे कि सबसे लास्ट का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, जो कब आया था? 1853 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद जो है इसके बाद जो है आपको भारत शासन अधिनियम आ गया था। और भारत शासन अधिनियम कब आया था? पहली बार 1858 में आया था। और इसी भारत शासन अधिनियम में बहुत कुछ सुधार हुआ था जो कि भारत में हुआ था। और इसी के तहत जो है ना भारत का शासन जो है ना कंपनी से लेकर किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था और दे दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। इसी के तहत जो है ना मुगल पद को समाप्त कर दिया गया था। मतलब मुगल का जो पोस्ट था उसको सबसे पूर्णतः समाप्त जो है वो किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम जो है ना 3 बार लगा था, 1858, उसके बाद आपको लगा था 1919 और 1935, 3 को अधिनियम लगा था। उसके बाद जितना भी है भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत शासन अलग है और भारत परिषद अलग है। तो शासन अधिनियम 1858, 1919 और 1935। और 1935 भारत शासन अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें संविधान बनाने में इसको सबसे अधिक योगदान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दिया गया था। जब तक भारत का संविधान नहीं बना था तब तक जो है भारत को चलाने का काम किसके अंदर था? यही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पूरे संविधान को चलाया गया था। इसके बाद भारत को आज़ादी मिल गया था और उसके लिए एक अधिनियम लाया था, उसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कौन अधिनियम? स्वतंत्रता अधिनियम। और ये कब आया था? 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर थे कि मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था? तो 1858 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है ना, जो कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत BOC और BOD का निर्माण किया गया था, इसको भी इसमें क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब जैसे ही क्राउन के हाथ में आया, अपने हाथ से सब कुछ अपने हिसाब से करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी के बाद जो है ना अपने देश को संचालन करने के लिए भारत में एक राज सचिव पद का निर्माण किया था। कौन से पद का? राज सचिव पद का निर्माण किया था। और यह जो है अपने काम करने के लिए जो है संसद के प्रति उत्तरदायी थी। और वो संसद उसका कहाँ था? ब्रिटेन में था। वो ब्रिटेन संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और यह किस अधिनियम में किया गया था? यही 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कर दिया गया था। और इसके तहत बनने वाले अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बनने वाले कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि इन्हीं के काल में जो गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था और वहां से स्टार्ट हुआ था वायसराय का पद। समझ गए ना? तो ये बनने वाले कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो केंद्र में जो है ना द्वैध शासन की व्यवस्था लगाई गई थी, और ये द्वैध शासन केंद्र में जो लगेगा, इसे यह जो है किस अधिनियम से इसको लिया गया था? 1935 के अधिनियम से। केंद्र में लगेगा तो 1935 के अधिनियम से, और प्रांत में पूछेगा तो 1919। देखिए दोनों बहुत नजदीक है, नजदीक आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है ना? दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केंद्र में अगर द्वैध शासन लग रहा है तो किस अधिनियम के तहत लगेगा? तो ये आपको 1935। केंद्र लगेगा तो बाद वाला केंद्र होगा, प्रांत लगता है तो पहले हो जाएगा। तो प्रांत छोटा होता है तो प्रांत वाला में 1919 और केंद्र वाला में लगेगा तो 1935 में लगेगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो एक निर्वाचित संस्थान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्या देख रहे हैं महेश बाबू कि कौन सा मिशन के द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है वो दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ना किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कौन सा मिशन के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत जो ये किया गया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? ये 1946 में।
ठीक है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। आगे बताइएगा, कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्तुत योजना थी इसके अनुसार जो है प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन जो है ना वो कितने लाख की जनसंख्या पर किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को जो है वो चुना जाना था। ठीक है, आगे बताइएगा, अंतरिम सरकार का गठन जो है ना वो कब हुआ था? 1946 में। और डेट बताइएगा कब हुआ था? ये 2 सितंबर 1946 में। हर एक बात को गौर से सुनिएगा ना तो आपको नहीं भी याद होने वाला तो याद हो जाएगा, क्योंकि पहले की बता दिए कि बहुत दिनों से जो है सिर्फ साइंस ही चल रहा था, तो हमने ये बहुत मेहनत से और बहुत कुछ सोचने के बाद जो है ये पॉलिटी स्टार्ट किया गया। तो ये याद रखिएगा, इससे पूछता है क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1946। और डेट पूछेगा तो 2 सितंबर 1946। इसमें मुस्लिम लीग भाग लिया था कि नहीं लिया था? इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग भाग कब लिया था? ये 24 अक्टूबर 1946 को। 24 अक्टूबर 1946 को कौन भाग लिया था? मुस्लिम लीग जो है वो भाग लिया था। अब क्वेश्चन पूछता भी और टीआरई में पूछा भी क्वेश्चन था कि इसमें से किसको जो है ना कौन सा पद दिया गया है? कोई दिक्कत महेश बाबू? तो बताइएगा कि गृह मंत्रालय जो है ना अंतरिम सरकार में किसके पास था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। खाद्य और कृषि मंत्री किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है, और उद्योग मंत्री कौन थे उस समय? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई हो जाएंगे। और श्रम मंत्री जो कि पूछा क्वेश्चन है ये जगजीवन राम। और जगजीवन राम के मृत्यु स्थल का किस नाम से जाना जाता है? समता स्थल से हो जाएगा। और कल पूछे भी थे कि अंबेडकर के मृत्यु स्थल क्या कहा गया है? चेतना भूमि। और महात्मा गांधी का राजघाट। ठीक है, आगे बताइएगा कि वित्त मंत्री उस समय कौन थे? लियाकत अली खां हो जाएंगे। आगे बताइएगा रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? बलदेव सिंह हो जाएंगे। और आगे आप बताइएगा शिक्षा और कला मंत्री कौन थे? सी राजगोपालचारी। अबुल कलाम आजाद जो है वो आजादी के बाद बने थे, आजादी से पहले हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किस शासन अधिनियम के तहत जो है आपको 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1927 में है तो आप उसको ऑप्शन से मार सकते हैं। 1927 से पहले कौन सा अधिनियम आ सकता है? 1919, क्योंकि 27 है तो उससे नजदीक में कौन अधिनियम आ रहा है? 2 आ रहा है, 35 आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 27 35 ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि 27 पहले आ रहा है 35 से। तो सबसे पहले अधिनियम कौन जाएगा इसके लिए? 1919। यानी 1919 जो भारत शासन अधिनियम था इसी के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। 1927 में गठन किया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कि 1909 में एक एक्ट आया था जिसको भारत परिषद अधिनियम कहा गया था। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। उस समय मार्ले जो थे, मार्ले वो इंग्लैंड के क्या थे? राज्य सचिव थे। हमने पहले ही बताया था कि राज्य सचिव का पद का निर्वाचन जो हुआ था ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम। भारत में एक राज्य सचिव बनेगा, वो इंग्लैंड का होगा। इस समय इंग्लैंड के राज्य सचिव कौन थे उस समय? मार्ले थे। और मिंटो कौन हो जाएंगे? भारत के वायसराय मिंटो हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि किस शासन अधिनियम को जो है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है? 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन जो है ना या किस शासन अधिनियम के तहत किया गया है? तो 1919। और केंद्र पूछ देगा तो 1935 के तहत किया गया था। बताइएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किनको कहा गया था? ये लियोनस कार्टियस को कहा गया था। लियोनस कार्टियस को कहा गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि यही 1919 के अधिनियम के तहत ही जो है ना आपको 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया था। यूपीएससी का गठन कब किया गया था? 1926 का गठन किया गया था। और इसके लिए एक आयोग आया था, उस आयोग का नाम क्या था? ली आयोग लाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ना ये 1919 में आया था। और इसके तहत सबसे पहले किसको वोट देने का अधिकार दिया गया था? महिलाओं को। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के दिया गया था? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। और शासन की बात किया तो कितना शासन अधिनियम लग चुका है? 3 गो। 1858, 1919 और 1935। 1858, 1919 और 1935। याद हो गया महेश बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अब बताइएगा, क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। 9 से लेकर 13 तक जो है ना 5 महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, लेकिन उसमें 3 गो महत्वपूर्ण बैठक ऐसा हुआ था जिसको हम लोग को याद करना पड़ रहा है। ठीक है ना?
बैठक लगातार चल रही थी। 9 तारीख को भी हुई थी, 10 तारीख को भी हुई थी, 11 को भी हुई थी, 12 को भी थी और 13 को भी थी। मतलब पूछेगा 5 को बैठक हुआ था, 9 और 13 के बीच में कितना बैठक हुआ था? 5 को, लेकिन 3 को बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 तारीख को जो है आपको संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी और इसी सबसे पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे अपने बैच में दादा भाई नेहरू जी हैं, ठीक उसी प्रकार भारत के उस समय बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सबसे पहले किस पद पर चयन किया गया था? अध्यक्ष में भी अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था। पूछता है क्वेश्चन कि भारत के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 9, 11, 13, याद रखिएगा विषम संख्या में 9, 11 और 13। तो 9 को इनको चुना गया था, 11 को इनको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और ये अस्थायी थे या अस्थायी थे? इनको अस्थायी यानी परमानेंट फिक्स कर दिया गया था कि आप ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होंगे। और 13 को बात कीजिएगा तो 13 दिसंबर को संविधान सभा में जो है किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को जो है क्या कर दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन यह स्वीकार कब जाके हुआ था? 22 जनवरी 1947 को इनको जो है चयन जो है इनका जो है स्वीकार जो है वो किया गया था। याद रखिएगा 9, 11 और 13 को हुआ था, लेकिन इसको जो है 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत किया गया था, तो इसको जो है स्वीकार कब कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को जो है इसको जो है स्टार्ट अपना लिया गया था। और यही जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना का पहला उद्देश्य, हम भारत के लोग। ये वर्ड देने वाले कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं का उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा जो वो चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो है ना किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। और पार्टी की बात करेगा तो सबसे पहले किस पार्टी के द्वारा इसकी मांग की गई थी संविधान सभा की? तो स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई थी। कब मांग की गई थी? 1924 में। 23 में तो गठन किया गया था स्वराज पार्टी का, लेकिन मांग किया गया था 1924 में मांग किया गया था। समझ गए महेश बाबू ना? फिर से समझ लीजिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। गठन करने वाले कौन हो जाएंगे? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को इतना आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, जितना आपको मजा उसमें ले सकते हैं। उसी अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री टाइट हो जाएगा ना उस साइड से, तो संविधान पढ़ने में और मजा है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही ना आपको आधा संविधान आपको लपटा जाता है। बाकी संविधान में जो अनुच्छेद और अनुसूची बचती है वही आप याद रख सकते हैं। बाकी इसका मसौदा कैसे तैयार हुआ, इसमें कौन कौन लोग सहयोग किए, कौन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, कब इसको प्रस्तुत किया गया, कब लागू किया गया, बाकी सारा चीज़ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक भाग बनता है। तो हम कहाँ पर थे महेश बाबू? विसु गया अभी ना। ये बी.एन. राव पे थे। और यह सबसे पहले जो है ना मांग किया गया था, तो सबसे पहले 1924 में मांग किया गया था। पार्टी के रूप में पूछा गया तो कौन सी पार्टी हो जाएगी? स्वराज पार्टी हो जाएगी। चलिए आगे बताएगा, भारतीय संविधान में जो निर्माण काल में जो है ना कुल कितने अधिवेशन किया गया था? तो 12 गो अधिवेशन हुआ था। कितना अधिवेशन हुआ था? 12 गो अधिवेशन जो है इसमें किया गया था। और भारतीय संविधान को निर्माण होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2, 11, 18 जो है लगा था। आगे बताया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन बन गए थे? यही बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार बने थे। मतलब उन्हीं का मसौदा पे इसको मांग किया गया था, तो सलाहकार उन्हीं को जो है वो चुन लिया गया था कि आप ही के देख रेख में जो है सलाह में जो है काम जो है वो होने वाला है। जैसे होता है ना कि एक इंजीनियर होता है, घर बनाने के लिए एक मिस्त्री होता है, तो मिस्त्री घर बनाता है लेकिन सलाह कौन देता है? इंजीनियर। मतलब डिजाइन उसी का रहता है लेकिन करने वाला कौन होता है? मिस्त्री। तो वही संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप के भी कोई थे, प्रांतीय के कोई और थे, लेकिन सलाह किसके पास आई है? बी.एन. राव के सलाह पर जो है बनाया गया था। कोई दिक्कत है महेश बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया गया था? ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है अपना लिया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को स्वीकारा कब गया था? ठीक है, ये अपनाया स्वीकार कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। और अपनाने की बात करेगा तो ये 26 जनवरी 1950 को एक हुआ अंगीकृत करना और एक होता है अधिनियमित करना। तो अंगीकृत मतलब अडॉप्टेड जो किया गया था, ये आपको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था कि हम इसको बना के रख लेते हैं, लेकिन यूज कब से करेंगे? ये 26 जनवरी 1950 से करेंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
जो जनगण मन जो है ना, जनगण मन, ये इसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसको 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में या गाया गया, सॉरी इसको अपनाया गया था। और जनगण मन जो किन के द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और जनगण मन की बात कीजिएगा तो ये आपको कांग्रेस के किस अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन का आपको नाम बताना कि वो अधिवेशन कब हुआ था। और इसमें सबसे पहले जो जनगण मन गाया गया था 1911, ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911। कलकत्ता देखिए, ये आप फिर से आ गए मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए महेश बाबू। तो ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1911 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विशव नारायण धर। पंडित विशव नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में जनगण मन जो है गाया गया था। और इससे पहले भी हुआ था एक 1896 में अधिवेशन, वो भी कहाँ हुआ था? कलकत्ते में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्ला सियानी। और इसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। सबसे पहले 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। और उसके बाद जो हुआ था 1911 में, उसमें क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की जो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तदर्थ झंडा समिति पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? यही आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सलाहकार अध्यक्ष पूछ रहे हैं। सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। आगे बताइएगा कि संघ शक्ति के अध्यक्ष में कौन बने थे? ये जवाहरलाल नेहरू बने थे। मतलब संघ वाला जितना भी हो जाएंगे ना वो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो संघ समिति के अध्यक्ष और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप के कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान जो आपको ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसमें कितने सदस्य को चुना गया था? 7 गो सदस्य को चुना गया था। तो इसमें भीमराव अंबेडकर को छोड़ के क्या हो जाएंगे? 6 गो। और भीमराव अंबेडकर को लगा के 7 गो हो जाएंगे। ठीक है ना? आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, बाकी एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदातुल्लाह थे, उसके बाद NM राधा राव, ऐसे करके जो है टोटल 7 व्यक्ति उस समय अध्यक्ष सदस्य बने थे इसके। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया। अब आते हैं संविधान में। अब यहाँ से हटते हैं और आते हैं संविधान में कि किसमें क्या किया गया था। आगे बताइएगा कि भारतीय में संविधान सभा का जो उसमें चुनाव किया गया था, इसमें जो है ना कितना SC भाग लिया था? SC मतलब अनुसूचित जनजाति, ST। इसमें 33 को ST भाग लिया था। क्या सदस्य के रूप में पूछेगा तो 33 को ST भाग लिया था। और महिला पूछेगा तो 15 को महिला। और इसमें एकमात्र महिला मुस्लिम का नाम क्या हो जाएगा? बेगम एजाज रसूल हो जाएंगी। बेगम एजाज रसूल हो जाएंगी। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो इनको सरोजिनी नायडू को भी इनको चुना गया था इसमें। ठीक है ना? सरोजिनी नायडू कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही थी? ये बिहार से कर रही थी। कहाँ से कर रही थी प्रतिनिधित्व? ये बिहार का प्रतिनिधित्व वो कर रही थी। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है ना राज्य में DPSP, जिसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी कहा गया, ये कहाँ से उठाया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल जो है वो कब से हुआ था? ये 26 अक्टूबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 से हुआ था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो आप भारत को स्वतंत्र करते हैं और स्वतंत्र भारत में जो ना ये आपको मंत्रिमंडल, जो पहला मंत्रिमंडल बना था, इसमें खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? वही राजेंद्र प्रसाद ही रह गए थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है ना? इसमें वित्त मंत्री कौन थे? षणमुगम सेठी हो जाएंगे। इससे पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान हो जाएंगे। आगे बताइएगा, इसमें श्रम मंत्री कौन थे? दोनों में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, इसमें रक्षा मंत्री कौन थे? वही सरदार बलदेव सिंह हो जाएंगे। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो है ना कार्य और खान ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ये आपको VM गॉडगिल जो यह बने थे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और वो भाभा जो थे ना वो वाणिज्य मंत्री थे।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन संबंध जो है किस देश के संविधान से उत्प्रेरण किया गया है? जर्मनी के बीमर से लिया गया है। बताइएगा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का दर्शन जो है ना किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बताइएगा भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से उठाया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? अभी 12 गो अनुसूची है और पहले कितनी अनुसूची थी? 8 गो अनुसूची थी। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ये आपको जो है 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। आगे बताइएगा कि राज्य सरकार के द्वारा जो है ना शुल्क और कर लगाने का जो है ना आपको अधिकार संविधान में किस अनुसूची में मिलता है? ये 7वीं अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में मिलता है। और 7वीं अनुसूची में ही जो है ना अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 10वीं अनुसूची जो है ना किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि राज्य और संघ का क्षेत्र होगा या किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? पहली अनुसूची में किया गया। वेतन की बात कीजिएगा तो दूसरी अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है शपथ की बात कीजिएगा तो तीसरा हो जाएगा और चौथी अनुसूची हो जाएगा तो राज्यसभा के सीटों का वर्णन। राज्यसभा के सीटों का वर्णन कितना राज्यसभा में सीट है? 250, 250 हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों का संबंध किस अनुसूची में किया गया है? ये 5वीं में किया गया है। और उसके बाद जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी 4 गो राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? ये 6ठी में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त सूची इसमें वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। और राज्य संविधान द्वारा जो है ना प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किसमें किया गया है? यह 8वीं अनुसूची में किया गया। बताइएगा इसमें अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित किया गया है? इसमें अंग्रेजी को सम्मिलित जो है वो नहीं किया गया। फिर भी अंग्रेजी भारत की बोले जाने वाली भाषा है ना, ये एक भाषा हो जाएगी। और ये भारत किस राज्य में बोली जाती है? मुख्य रूप से नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है, उधर ही बोली जाती है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार संबंधित वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है। आगे बताइएगा दल बदल पूछेगा तो 10वीं हो जाएगा। और पंचायतों की शक्ति पूछेगा तो 11वीं हो जाएगा। और नगर पालिका की शक्ति तो ये 12वीं। तो टोटल अनुसूची समझ में आप जो है आ गया होगा। मतलब एक से पहले समझ में था शंकर बाबू, लेकिन फिर से एक बार जो रिवीजन है वो करवा दिया गया। आगे बताइएगा कि पहला भाग में आते हैं और पहले भाग में जो है ना किसका वर्णन किया गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। और आपको अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद तो 1 से लेके 4 तक हो जाएगा। बताइए नागरिकता का अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 और भाग 2 उसके बाद भाग 3 में हो जाएगा तो मूल अधिकार। और इस यह अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से लेके 35 तक आएगा। ठीक है, डीपीएसपी पूछेगा तो भाग पहले बताना है, पहले भाग 4 और अनुच्छेद पूछेगा 36 से 51 हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य पूछेगा तो भाग 4 का 1 और अनुच्छेद पूछेगा तो ये 51 का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संघ पूछेगा तो 5। सबसे बड़ा भाग जो है कौन है? 5 है संघ। और संघ का अनुच्छेद कितना से कितना हो जाएगा? 52 से लेके 151 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है संघ के बाद राज्य। और राज्य का भाग कौन हो जाएगा? 6, भाग 6। और आपको जो ये हो जाएगा 152 से लेके 237 तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यूटी जो कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है भाग 8। और भाग 7 जो निरस्त कर दिया गया उसमें कौन सा अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? 238 जो है उसको अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया गया है? निरस्त जो है वो कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला 368 जो है वो संविधान संशोधन हो जाएगा। आगे बताएगा कि अनुच्छेद भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है? यूटी का वर्णन किया गया। 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 निरस्त, 8 में क्या होगा? यूटी। उसके बाद भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है। और 9 के 1 में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 में पंचायत है और भाग 9 के 1 में क्या है? नगर पालिका। और 9 के बी में पूछता है क्या है? तो ये सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति हो जाएगा। आगे बताएगा भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र ये है। इसमें भाग 10 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा कि अधिकरण जो है ना यह किस भाग में लिखा गया है? यह भाग 14 के 1 में। अधिकरण पूछेगा तो भाग 14 के 1 में हो जाएगा। निर्वाचन पूछेगा तो 15 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि आपात का बंद पूछेगा तो 18। और राजभाषा पूछेगा तो भाग 17 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि प्रकीर्णन पूछेगा तो 19। प्रकाश का प्रकीर्णन
वो साइंस से संबंधित है, इसमें प्रकीर्णन वो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा भाग 20 में पूछेगा तो कौन हो जाएगा संविधान का संशोधन, और इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा 368। और ये कहाँ से उठाया गया इसको, ये दक्षिण अफ्रीका से उठाया गया। ठीक है, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है जो भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है, ये अनुसूची पूछेगा तो पहला हो जाएगा, अनुसूची पहला में हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि राज्यों और संघों का उल्लेख किया गया है। बताइएगा कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को जो है ना किस अनुसूची में शामिल किया गया है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा तो संविधान पर जो है ना, संविधान के प्रारूप पर कितना दिन तक बहस चला था, 114 दिन, 114 दिन, इतना ही बहस पहुंच गए, 114 दिन तक बहस चला था। और इसको बनाने में रुपया लगभग कितना लगा था, 64 लाख करोड़ में 64 लाख लगा था, 63,96,729, 63,96,729 रुपया, मतलब लगभग में क्या रुपया, 64 लाख रुपया लगा था। लगता है एलबी में अच्छा मार गया है ना मणि जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से स्टार्ट किया जाता है, इंडिया डैट इज भारत, इंडिया डैट इज भारत, वही हुआ हम भारत के लोग। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन, इंडिया अर्थात भारत हो जाएगा वो। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, यह जो है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, यानी डीपीएसपी जो है ये संविधान की आत्मा है, यह बात कौन बोले थे, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कौन बोले थे, भीमराव अम्बेडकर, मार के फुला देंगे, भीमराव अम्बेडकर बोले थे। देख रहे ना, मैं उल्टा पुल्टा बोला है। अनुच्छेद 32 को कौन बोले थे, भीमराव अम्बेडकर बोले थे। और नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कौन बोले थे, ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था। आपको ऑस्टिन, आपको जो है नीति निर्देशक तत्व का क्वेश्चन देके ऑप्शन में देगा भीमराव अम्बेडकर देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, और इसको संविधान की आत्मा किसके द्वारा बोला गया था, ये ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था। और अनुच्छेद 32 को कौन बोले थे, हृदय या आत्मा बोले थे, वो बोले थे भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था। आगे बताइएगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में पूछा तो 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। और अनुसूची बाकी गिनती जो है ना, उसमें जितना संशोधन हो गया ना, वो 450 प्लस चल जाता है। अनुच्छेद पहले 395 और वर्तमान में अनुच्छेद 450 प्लस। समझिए पहले अनुसूची कितना था, 8 गो, और वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 गो अनुसूची हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। और यह जो है वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकेंड लगता है। चलिए आगे बताइएगा भारतीय संविधान की जटिलता के कारण जो है इसको किसका स्वर्ग कहा गया है, इसको वकीलों का जो है वह स्वर्ग जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो भारतीय जो है ना, भारतीय संविधान में वृहद होने के कारण, मतलब भारत संविधान इतना बड़ा होने का क्या कारण हो सकता है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसमें सभी संघ और राज्यों को मिलाकर जो एक ही संविधान जो है वो बनाया गया है। मतलब जितना भी संघ है और जितना भी राज्य है सबको मिला के एक बनाया गया, इसलिए क्या है, सबसे बड़ा है। और यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। चलिए आगे बताइएगा भारत के संविधान में सत्ता किसके पास रहता है, जनता के पास रहता है। किसके पास रहता है, जनता के पास रहता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को जो है ना कितने साल करने की, स्थगित करने की बात किए थे, तो ये 15 वर्ष तक इसको जो है ना स्थगित करने के बाद जो है वो बोल दिए थे। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा, बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। कल एक व्यक्ति बोल रहे थे भारत का राजधानी कहाँ थे, बोलते हैं पटना है। उसी तरह आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आप बोल रहे हैं गाय है। चलिए आगे बढ़ेगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा, कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा तो तिरंगा हो जाएगा। इसमें कितनी तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है। और चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान हाँ, नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है ना वो गाय हो जाएगा। आगे बचेगा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, समवर्ती का हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा पूछेगा तो समवर्ती हो जाएगा, आर्थिक नियोजन हो जाएगा तो समवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो विद्युत हो जाएगा, विद्युत समझते हैं ना, जो विद्युत है ये किस सूची का विषय है, ये भी समवर्ती सूची का ही विद्युत जो है ये विषय हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो ये भी समवर्ती सूची का ही विषय हो जाएगा। आगे बताएगा पुलिस जो है, पुलिस ये पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय। बताया रेलवे पुलिस की सूची का विषय है, ये भी राज्य का है। रेलवे पुलिस भी हो जाएगा तो ये राज्य का ही, रेलवे हो जाएगा तो संघ का हो जाएगा, लेकिन रेलवे पुलिस हो जाएगा तो ये राज्य का हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है
जो मनोरंजन और शराब ये किस सूची का विषय है? ये राज सूची का है। शराब राज सूची का, तब ना बिहार बंद के लिए, सीधा हिसाब, तभी तो बिहार के अंदर बंद है, यूपी में जाकर पूछ सकते हैं महेश बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो लॉटरी किस सूची का विषय है? लॉटरी संघ सूची का है, लॉटरी संघ में आता है। और जनगणना किस सूची का विषय है? ये जनगणना संघ में है। और जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, वही तो बोल दिए हम। आगे बताइएगा कि पंचायत राज किस सूची के अंदर आता है? ये राज सूची के अंदर आता है, ठीक है। बताइएगा विवाह, अनुच्छेद, गोद लेना, ये सब हो जाएगा तो ये समवर्ती सूची में आता है। अनुच्छेद विवाह करने वाला जो है ये समवर्ती सूची में आता है। और यह गोद लेने का प्रावधान जो है 7वीं सूची में इसका जो है वर्णन किया गया है। यूं न देख के मुस्कुराया कि जैसे सनम, कभी हमसे भी आपको प्यार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भूमि सुधार किस सूची के विषय अंदर आता है? ये तो ये राज सूची का है। भूमि सुधार हो जाएगा तो राज सूची। तभी तो भूमि पर जो है अभी बिहार सरकार जो है वो क्या कर रहा है? अभी जनगणना और सर्वे कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब बताते हैं, कुछ देर पहले इसकी चर्चा हम किए थे। और इसको लागू किया गया था, सॉरी अप्लाई किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसको एक्सेप्ट कब कर लिया गया था? बोल महेश, 22 जनवरी 1947 से कर लिया गया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि संविधान के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा बोला गया था? ये अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा बोला गया था। अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा बोला गया था कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना ये संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है। ये किसके द्वारा बोला गया था? अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा बोला गया था। मतलब जिसके तरफ हमारा चेहरा घूमता है वही जवाब देने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किस केस में कहा गया था? तो ये बेरूबारी हुआ था 1960 में। इसमें यह माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और है तो किस में हो जाएगा? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। यह कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। और यह भी बोला गया था कि संसद चाहे तो इस पे जो है संशोधन कर सकती है। और इसमें एक बार संशोधन, हाँ मूल में नहीं कर सकती है। और इसमें एक बार संशोधन हो भी चुका है। और वो कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें एक बार संशोधन हो चुका है। कोई दिक्कत में बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? ये तो ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। मतलब किसी भी राज्य को सम्मिलित करेंगे अपने राज्य के अंदर, तो उसमें अपने देश कंट्री के अंदर, तो किसके पास है? ये संसद के पास अधिकार है। बताइएगा कि भारत में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश है? 28 गो राज्य है और 8 गो यूटी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 20 गो सीट जो है वो आरक्षित जो है वो किया गया है। बताइएगा नए राज्यों का गठन जो है ना, इसकी शक्ति किसके पास है? ये भी संसद के पास हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? फजल अली बने थे, ठीक है ना। और ये किस वर्ष बने थे? 1953 में बने थे, ठीक है। बताइएगा भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है ना। और इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1956 में, 1 नवंबर 1956, यानी 56 के अधिनियम था और बना था 1953 में जो है भाषाई आधार पर इसको बना लिया गया था। लेकिन गठन का अनुच्छेद का बात गठन पूछेगा, अधिनियम के तहत 1956 के तहत इसको बनाया गया था। और आपको 1956 में कितने राज्यों का गठन हो चुका था? 14 राज्य का, 14 राज्य और 6 गो यूटी का गठन जो है उस समय हो चुका था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिक्किम को जो है भारत का पूर्ण राज्य जो है ना किस वर्ष बना लिया गया था? 1975 में बना लिया गया था, ठीक है ना। और संविधान संशोधन की बात पूछेगा तो 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब किया गया था? 1971 को। नागालैंड पूछेगा तो 1963 हो जाएगा। त्रिपुरा पूछेगा तो 1972 हो जाएगा। मणिपुर पूछेगा तो 1972 होगा। मेघालय पूछेगा तो 72 में, ठीक है ना। एमएमटी हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 हो जाएगा। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, सिक्किम पूछेगा तो 75। संविधान संशोधन पूछेगा तो 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और राज्य की बात पूछेगा तो कैमा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। और गोवा पूछेगा तो ये 25वां राज्य बना था। और इस गोवा कब बना था? 1987 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैन, गौरसन, हाँ देहरादून या गौरसन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बताएगा हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी, एगो तो शिमला है, एगो धर्मशाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आगे बताइएगा अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? श्रीविजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया, अब क्या हो गया है? श्रीविजयपुरम हो गया है। बताइएगा भारतीय को नागरिकता जो है ना कितने प्रकार से दी जा सकती है? 5 प्रकार से। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, 5वां भूमि के अर्जन द्वारा। भारत को नागरिकता 5 प्रकार से जो है प्रदान की जा सकती है। बताइएगा भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों का नियंत्रणता जो है ना किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन किया गया है। 5 से लेके 1 से लेके 4 तक है ना, वो नागरिकता कहाँ से 5 से 11 तक है ना, ये 10 में इसका वर्णन किया गया है। बताइएगा लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का संबंध जो है ना वो किस प्रकार की नागरिकता से है? ये दोहरी नागरिकता से संबंधित इसका हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में जो है ना यह एकल नागरिकता कहाँ से उठाया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान से, और विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछेगा तो ये ब्रिटेन से। विधि निर्माण ब्रिटेन और विधि द्वारा स्थापित हो जाएगा तो जापान से। देखिए दोनों ऑप्शन एक साथ देगा, दोनों क्वेश्चन फंसने वाला रहता है। तो विधि निर्माण हो जाएगा तो ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान हो जाएगा। आगे बताइएगा जो भारत से लगातार कितने वर्षों तक अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? ये 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर आप लगातार बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आगे बताइएगा कि जो अधिनियम आया था CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था, इसके तहत जो है ना कहाँ से आए हुए अल्पसंख्यक को नागरिकता दी जाएगी? ये भारत से, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसका बाप भारत होगा उस मतलब वहाँ से आने वाले को जो है ना नागरिकता यहाँ दी जाएगी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस तीनों का हेड बॉस कौन है? भारत है। मतलब जिसका पिता भारत होगा, जिसका बाप भारत होगा, वहां से आने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ शरणार्थी जो है वो नागरिकता दी जाएगी। और इस अल्पसंख्यक में जो है मुस्लिम आते कि नहीं आते हैं? इसमें अल्पसंख्यक वहाँ सभी जो है ना वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक है, और इन सभी कंट्री में मुस्लिम क्या है? बहुसंख्यक है। यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं, तो वहाँ अल्पसंख्यक में आते हैं आपको सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सब वहाँ क्या आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। मतलब वहाँ से आप यहाँ आइएगा तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो आपको यहाँ नागरिकता दी जाएगी। और कितने व्यक्ति को दी जा चुकी है? 14 व्यक्तियों को नागरिकता जो अभी तक मिल चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है ना नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार हो जाएगा, तो भाग 3 के तहत हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर किसी के साथ जो है ना प्रतिषेध या विभेद नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 15 में किया गया है। बताइएगा विधि के समक्ष समानता पूछेगा तो 14, विधि के समक्ष 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और लोक नियोजन में अवसर पूछेगा ना 16, ये पूछ लेता क्वेश्चन दरोगा में। ठीक है ना, कि विधि के समक्ष हो जाएगा तो 14 और अवसर की समान, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 हो जाएगा। 15 में आप किसी के भी धर्म, जाति या आपको नस्ल से आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे बताइएगा 17 में किसका वर्णन किया गया है? अस्पृश्यता का अंत जो है वो किया गया है। 18 में बोलेंगे तो उपाधियों का, और इसी के तहत जो है ना उपाधि को अंत करके जो है आपको भारत रत्न जितना भी पुरस्कार जो है हाईएस्ट अवार्ड जो है वो उठा के दिया जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार का जो है ना छूट का वर्णन किया गया है? ये आपको 6 गो हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 6 गो। इसमें पूछता है कि जीविका का और आजीविका का वर्णन किस में किया गया है? 19 के जी में किया गया। 19 के 1 में जी से जीविका हो जाएगा। ठीक है ना, और घूम के बसने वाला ई में किया गया, कहीं भी जाके बस सकते हैं तो वो ई में किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा कि शांतिपूर्ण हथियार बिना रखे के आप सम्मेलन कर सकते हैं, इसका वर्णन बी में किया गया। 19 के बी में किया गया। और बोलने की स्वतंत्रता पूछेगा ना 1 में क या ए बोलिए, क या ए में वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा
कि जीवन जीने का अधिकार किस में दिया गया है? 21 में किया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार पूछेगा तो 21 का 1 में किया गया। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में कानून पूछेगा तो 20 अनुच्छेद 20 में किया गया कि आपको जो है ना दोष के लिए सजा एक ही बार मिल सकती है जिस समय आप दोष किए होंगे। अगला क्वेश्चन दिएगा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण पूछेगा तो 22 में किया जाएगा। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा तो 23 और 24 दोनों हो जाएगा। और धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता पूछेगा तो ये 25, 26, 27, 28, 25 से लेके 28 तक हो जाएगा। बताएगा अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों में संरक्षण पूछेगा तो 29 हो जाएगा। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और अपने सिख धर्म के बारे में शिक्षा देना अनुच्छेद 30 में दिया गया। अपने धर्म के बारे में शिक्षा देना अनुच्छेद 30 और शिक्षण संस्थान खोलना हो जाएगा तो 30 में। और अपने हितों का संरक्षण करना अनुच्छेद 29 में किया गया है। हमें 30 से बोलिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, आगे बताइएगा जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है ना मौलिक अधिकारों में आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है और इसको जो है संविधान का आत्मा कहा गया था। अनुच्छेद 32 को कहा गया। ठीक है, बताइएगा कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? यह न्यायपालिका को कहा गया है। न्यायपालिका के अंदर आएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो आपको हाई कोर्ट भी जो है संरक्षण जो है वो दे सकता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं पहुंच सकते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको हाई कोर्ट झेलना पड़ेगा। क्या मौलिक अधिकार के डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी हाँ जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वहां जाएगा उससे अच्छा नहीं है, पहले आप हाई कोर्ट में एक बार अपील करके देख लीजिए। ये तो है ही है गुरुजी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद को जो है ना मौलिक अधिकारों में संशोधन जो अधिकार करने का प्रावधान दिया गया था, यह किस अधिकार में दिया गया था, किस केस में दिया गया था? यही केशवानंद भारती बनाम खेरोलाज में दिया गया था। आगे बताइएगा कि सूचना का अधिकार जो है ना यह कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, बताइएगा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा अधिकार देने का अधिकार जो है ना यह कौन सा अधिकार हो जाएगा? ये मूल अधिकार हो जाएगा। कौन सा अधिकार हो जाएगा? मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में यह किया गया था। आगे बताइएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछेगा तो 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। कौन दोनों एग्जाम? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंजी भी कहा गया। ठीक है, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रस्तावना ये तो हो ही गया। बताइए अगला क्वेश्चन है जो लिखित संविधान जो है ना यह कहाँ से उठाया गया? किसकी देन है? ये फ्रांस की देन हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान की व्यवस्था में कौन सबसे उच्च होता है? तो संविधान। संविधान क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, आगे बताइएगा जो मौलिक अधिकार प्रस्तावना, न्याय से पहले अवलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सब कहाँ से उठाया गया है? ये आपको यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। बताइए डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और सीआईएस अपने क्वेश्चन पूछ ले था कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये आपको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति अमेरिका से, लेकिन उसका निर्वाचक मंडल कहाँ से है? आयरलैंड से। समझ रहे हैं ना, इतना घुमा के पूछता है। आगे बताइएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे बताइएगा, इसमें भी अनुसूची का वर्णन किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश को राज्य कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? 19 के 1 में दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है ना ये अनुदेश प्रपत्र कहा गया था। क्या कहा गया था? अनुदेश प्रपत्र कहा गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अधिनियम को जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? 1919 का अधिनियम था। ठीक है ना, 1935 का अधिनियम था। इसी में बोला गया था कि बिना इंजन वाला कार है और उसके बाद इसको गुलामी का अधिकार पत्र। यह कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। 1935 होगा।
अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना जो है ना, यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 51 के 1 में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 51 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बच्चों की आयु के लिए जो है ना, बच्चों, उसके माता पिता और संरक्षक कोई भी हो, उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। वो कैमा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। इसको कब लागू किया गया था? 2002 में, 2002 में। और वो जो बोले ना, वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है ना, आपको 5 प्रकार के भाषाओं को ऐड किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और 4 प्रकार के भाषा था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको 2003 में वहाँ पर ऐड किया गया था। बताइएगा, भारत की नागरिक होगा और वो राष्ट्रपति का दावेदार है, उसके लिए उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम 35 होना चाहिए और अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं रखा गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो है ना, यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 हो जाएगा। ठीक है, संघ के कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, 53 होगा। निर्वाचक मंडल पूछेगा तो 54 होगा। ठीक है, भारत के उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी तो 55, प्रक्रिया 55। उसके बाद राष्ट्रपति की अवधि जो हो जाएगी वो 56 हो जाएगी। पुनर्निर्वाचन हो जाएगा तो 57 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हता पूछेगा तो 58 हो जाएगा। राष्ट्रपति पद की शर्तें हो जाएगी तो 59, और राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 हो जाएगा, क्षमादान 72 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत के संविधान का किस अनुच्छेद के तहत जो है ना, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है? 143। यही अनुच्छेद 143 के तहत हवाला देते हुए राम मंदिर का फैसला जो है वो सुनाया गया था। मतलब अनुच्छेद 143 के तहत जो है, यह राष्ट्रपति को जो है ना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मानने के लिए बाध्य जो है वो नहीं हो सकता है। आगे बताइएगा, जो राष्ट्रपति जो है ना, वो लोकसभा जो है ना, वो किसके अनुशंसा पर भंग कर सकती है? प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा के अनुशंसा पर जो है प्रधानमंत्री जो है, लोकसभा सदस्य के अनुशंसा पर यानी प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर लोकसभा जो है वो भंग जो है वो किया जा सकता है। आगे बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने जो है ना, किस मामले में जो है ना, जे वीटो का प्रयोग किया था? डाकघर वाला मामला। डाकघर वाला मामला जो आया था 1986 में, इसी में जेबी वीटो का प्रयोग जो है वो कर लिया था, यानी पॉकेट वीटो का उपयोग जो है वो कर लिया था। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? ये तो ये आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को जो है आप अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, इसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति है। वर्तमान में कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है ना, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना रुपया है? 5 लाख। और लाख में क्या होगा? 0, 5 को 0, 5 पर 5 को 0 लगा के 5 लाख रुपया हो जाएगा। वह किसका वेतन है? राष्ट्रपति का वेतन हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है, राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है, वह उसके बाद जो है ना, इतना करने के बाद भी उसको कौन सा संज्ञा दिया गया है? ये उसको राष्ट्रपति की संज्ञा जो है वो दिया गया है। आगे बताइएगा कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को जो है ना, वह किसकी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं रहता है? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो नहीं कर सकता है, उसको कर सकता है बिहार, जहाँ के राज्य हो गए वहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। आगे बताइएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्षों तक। जब से पद ग्रहण करेंगे उस समय से उसका 5 साल का गिनती जो उल्टा स्टार्ट हो जाता है। आगे बताइएगा कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा गया है? APJ अब्दुल कलाम को कहा गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो कि राष्ट्रपति होते हुए भी मुख्य न्यायाधीश बने रहे थे? ये आपको हिदायतुल्ला, ये बने थे जस्टिस M हिदायतुल्ला। ये मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी कौन बन गए थे? राष्ट्रपति जो वह बन गए थे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद जो थे भारत के राष्ट्रपति बने थे, कैमे क्रम के बने थे? 14वें क्रम के। और 15वें क्रम में कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है। और 16वें क्रम में कौन है? ये नहीं अभी। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है जो आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है
जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है ना, भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति एक होगा, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 63 में किया गया। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूछेगा तो 66, 63 हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा तो 67 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ना, ये 64 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब 63, हाँ 64 89 में 63 में जो है इसका वर्णन किया गया कि राज्यपाल होगा और उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन, इसमें भी वर्णन किया गया अनुच्छेद 64 और 89 में किया गया। आगे बताइए, वाला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। और राज्यसभा के सभापति भी कौन है, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। आपको क्वेश्चन में यही भी रहेगा कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है। और आपको ऑप्शन में पहले मिलेगा ऑप्शन ए में जगदीप धनखड़। तो सभापति हो जाएंगे जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति कौन हो जाएंगे, जगदीप हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है जो अपने प्रधानमंत्री के काल में कौन से एक ऐसा नेता थे जो कभी भी संसद में एंट्री नहीं मारे, चौधरी चरण सिंह नहीं गए थे। ठीक है, आगे बताइएगा जो संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति जो है ना अधिकतम कितने महीना तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 महीना तक रह सकता है। बताइए केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बताइएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु पूछेगा तो ये 25 वर्ष जो है इसकी न्यूनतम आयु जो है वो रखी गई है। अब कुछ करंट देख ले महेश बाबू की, इसके आगे बढ़े जैसा बोलिए, आप करंट देख लेते हैं। आगे बताइए, वाला क्वेश्चन है कि भारत के जो है ना महान न्यायवादी का वर्णन जो है ना किस अनुच्छेद में किया गया है, 76 में किया गया। और कौन है ये महान न्यायवादी, आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। चलिए अब जो है कुछ करंट अफेयर क्लास देख लेते हैं। बताइएगा जहां तक होने वाला था वहां तक किया गया। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, ऋषभ पंत। और सबसे सस्ते पूछेगा तो बाबर आजम, 1 किलो आटा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व शांति पुरस्कार इसको दिया गया है, यह अमेरिका में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, अमेरिका में दिया गया। देखिए सबको नहीं खरीदा जाता, न इस बार बांग्लादेश वाले खिलाड़ी को खरीदा गया है, न पाकिस्तान वाले खरीदा गया है। ऑस्ट्रेलिया से डेविड, पाकिस्तान तो नहीं, बांग्लादेश आ सकता है, पहले आता था ना, इस बार नहीं बिका है। उसके बाद डेविड वार्नर बच गए, हमारे पृथ्वी शॉ बच गए, स्टीव स्मिथ बच गए। इस सभी को जो इस बार अनसोल्ड करके जो है वो छोड़ दिया गया है। तो वो लोग अब ड्रेसिंग रूम से या फिर अपने घर के टीवी बैठ के वहाँ से रिमोट से मोबाइल मैच देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है, ये आर्मेनिया बन गया है, अर्जेंटीना नहीं, आर्मेनिया बन गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है जो खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर जो है ना किस राज्य में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंहाचलम मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और सिंहेश्वरी मंदिर कहाँ है, भागलपुर में, मधेपुरा में। कहाँ है, मधेपुरा में। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में जो है ना वो कौन सी गठबंधन जो है वो जीत हासिल की है, महायुति गठबंधन। हाँ उसमें 3 गो है, उसमें आपको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का पार्टी बीजेपी भी है, उसके बाद जो है आपको इसके एनसीपी भी है, और इसका भी पार्टी है कौन, एक नाथ शिंदे की पार्टी है। तीनों पार्टी को मिला के महायुति गठबंधन जो है वो बनाया गया है। और इसमें फैसला लिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो कौन बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और शरद पवार, सॉरी अजीत पवार और एक और थे आपको जो एक नाथ शिंदे, इन दोनों जो है उप मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि वर्तमान में जो है ना भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस अभिनेता को द फिल्म है उसका नाम है द फैबल, इसमें हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का फिल्म दिया गया है। तो मनोज बाजपेयी को दिया गया। बिहार में किसको दिया गया है, मनोज बाजपेयी को। बाप का, अब्बू का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल लेगा। समझ रहे हैं ना, इनका बहुत अच्छा डायलॉग है ये। आगे बताइए क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है ना दुनिया भर में कितवें स्थान पर है, 10वें स्थान पर जो आ गया है। आगे बताइएगा कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है वह कौन जीत चुका है, भारत जीत चुका है। हराया किसको है, चीन को हराया है। ठीक है बताइएगा देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है वह कहाँ किया गया है, हरियाणा में किया गया है। संविधान संग्रहालय हरियाणा में किया गया है। बताइएगा चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किस पुलिस से हो जाएगा,
दिल्ली पुलिस से है। किससे है ये? दिल्ली पुलिस से। ऑपरेशन मिलाप हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो मैथ्यू वेड जो है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, वो कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, हाँ लेफ्ट हैंडेड थे, और यह जो है विकेट कीपर भी पहले रह चुके थे। T20 फॉर्मेट में विकेट कीपिंग भी किए थे कुछ दिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा देश पहले खो खो विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत जो है यह स्टार्ट करने वाला है खो खो। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉल बताइएगा कि भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? तो ये GSAT-20 फाल्कन 9 किसे छोड़ा गया है? GSAT-20 से छोड़ा गया है। आगे बताइएगा, जो सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार जो है ना, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? पूर्वी प्रहार, ये सबसे पूर्वी राज्य भी है, अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। और पूर्व का प्रहरी किसे कहा गया है? असम राइफल को पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब महेश बाबू द्वारा। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि रिद्धिमान साहा भी जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिए, और वो रिद्धिमान साहा किस देश के हो जाएंगे? ये भारत के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी संन्यास ले चुके हैं। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पानी की कमी के कारण जो है ना आपातकाल की घोषणा कर दी है? इक्वाडोर जो है वह पानी की कमी के कारण क्या कर दिया है? आपातकाल की घोषणा कर दी है। और खाद्य जनित आपूर्ति जो उससे अगर रोग होता है, उसको आपातकाल की घोषणा जो है वो कौन कर दिया है? वो साउथ अफ्रीका जो है वो कर दिया गया है। तो जो आपको हमारे द्वारा जो कराया गया, मतलब जहाँ तक होने वाला था वहाँ तक पूरे संपूर्ण रूप से करा दिया गया है। और कल के लिए जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन सुनिएगा, कल के लिए क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डेविस कप 2024 इसका खिताब जो है यह किसके द्वारा जीता गया है? फिर से कोई सुन लीजिएगा कि डेविस कप 2024 जो है इसका खिताब जो है वो कौन सा देश जीत चुका है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मतलब उस देश का नाम बताना है जो देश जो है डेविस कप 2024 जो है वो जीत चुका है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा? एक छोटा सा प्रयास किया गया था, मतलब भारत का जो संविधान है उसको 2-3 बुक के माध्यम से कवर कराने का, मतलब कुछ ही हो पाया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा आप लोगों का रुझान के प्रति अगर कैसा रिस्पॉन्स होता है, उसके माध्यम से इसको फिर आगे कराया जाएगा। और बाकी फिर से अगर जो सभी साथी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको नियमित रूप से कल से जो है वो होमवर्क मिलेगा, उसी होमवर्क के माध्यम से जो वो क्यूज जो है वो फिर आपको नेक्स्ट डे मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट करते रहिए, और इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करने का भी प्रयास किया कीजिए, ताकि सभी साथियों के पास जो है एक ही वीडियो के माध्यम से एक संपूर्ण रिवीजन के रूप में जो वो पैकेज के रूप में वो पहुंच जाए। क्योंकि इसके बाद जो वो टेक्नीशियन का भी एग्जाम है, और टेक्नीशियन के साथ साथ RPF SI का एग्जाम जो कि 12 और 13 को होने वाला है, और BPSC जो कि कंबाइंड एग्जाम है उसका भी एग्जाम जो वो 13 दिसंबर को होने वाला है। उसका सेंटर भी सभी लोग देख भी लेंगे। और आप ही लोगों जो कि BPSC की तैयारी करते कंबाइंड ले, उन्हीं सभी के विशेष प्रयासों पर जो है वो वर्तमान में इसका सीरीज जो लाया गया था, जो कि आज सिर्फ पॉलिटी का ही डिवीजन कराया गया। तो फिर मिलते हैं, यह प्रयास हम लोग के द्वारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे FMSC परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।